20 साल बाद आप 1 करोड़ की वैल्यू जानकर आप शॉक हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है, अगर आपको 20 साल बाद 1 करोड़ मिल भी गए तो आपकी जेब में कुछ नहीं होगा और आप सेविंग्स अकाउंट्स, एफडीज और बॉन्ड्स में तो अपना पैसा कभी नहीं डालेंगे। अगर आप अभी अपने 20s में हो और अभी इन्फ्लेशन को ठीक से समझ जाते हो तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप खूब मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियली परेशान ही रहोगे। इस वीडियो में हम बच्चों की भाषा में जानेंगे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई क्यों बढ़ती है और एक आम इंसान कैसे महंगाई से बच सकता है और गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलकर इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए क्या करती है। ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मूवी की टिकट 1975 में 3 रुपए की थी और आज नॉर्मली 300 रुपए के अराउंड होती है। कोका कोला 1965 में 5 पैसे में आती थी और आज 40 रुपए की आती है। मारुति 800 1985 में 60,000 की थी और आज उसके कंपैरिजन की ऑल्टो 800 का प्राइस 4 लाख के अराउंड है। 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 1975 में 1 रुपए 70 पैसा था और आज 96 रुपीज पर लीटर है। यहाँ आप देख सकते हो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ी है साल दर साल। हमने स्कूल में इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब हम प्राइस की बढ़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप सेम पैसे में अब गुड्स और सर्विसेज की कम यूनिट को खरीद पाओगे। यह आपकी परचेजिंग पावर को कम कर देता है। थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी है, जिससे गवर्नमेंट और आरबीआई इकोनॉमी को बूस्ट कर सके जब रिसेशन हो, मींस मंदी के टाइम। आइए जानते हैं इन्फ्लेशन कैसे हम और आप लोगों को इम्पैक्ट करता है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने पैसे बॉन्ड, सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो यहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, हार्डली 8%, और अभी इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 7.5% के आसपास है। यहाँ आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, उल्टा कम हो रहा है। चले जानते हैं, अगर आप आज से किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए तो 12% रेट ऑफ रिटर्न से आपके पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ होंगे। लेकिन उन 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद कितनी होगी उसको देखते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन को 7% लेके चलते हैं तो बाय डिवीजन फैक्टर 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपए होगी। डिवीजन मेथड का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 2, इनकम। अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 20,000 है और नेक्स्ट ईयर ये 22,000 हो जाती है, साथ ही आप कोई न्यू स्किल सीख कर अपनी इनकम को हर साल बढ़ा रहे हो, तो आप सही जोन में हो। यहाँ आपकी सैलरी 10% से ग्रो हुई है और इन्फ्लेशन है 7%, तो आपने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। लेकिन अगर आपकी इनकम इन्फ्लेशन रेट से कम ग्रो हो रही है या ग्रो नहीं हो रही है तो ये ठीक नहीं है। अब जानते हैं इन्फ्लेशन होता किस वजह से। नंबर 1, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब जब कंट्री की टोटल डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए या दोनों डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस हो जाए। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं फ्यूचर में iPhone 15 लॉन्च होगा, लेकिन कंपनी सिर्फ 1 लाख आईफोन ही बनाएगी। अब दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो आईफोन लेना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में सिर्फ 1 लाख ही आईफोन आएंगे, तो इससे टोटल डिमांड बहुत बढ़ जाएगी और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली iPhone 15 का प्राइस रॉकेट हो जाएगा। नंबर 2, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ये मेनली जब होता है जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब ऑयल के प्राइसेस तो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करते हैं। जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली कंपनी को प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बर्गर किंग के अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बर्गर किंग को बर्गर के प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। हो सकता है 75 रुपए से उसको 90 रुपए का बर्गर बेचना पड़े, या फिर बर्गर किंग बर्गर का साइज कम कर देगा तो आपको ज्यादा पैसा देकर कम चीज मिल रही है। नंबर 3, प्रिंटिंग मोर मनी। अगर कोई कंट्री ज्यादा पैसा प्रिंट करती है तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि इससे मार्केट में ज्यादा पैसा होगा। अगर लोगों पे ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे और अगर सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं और अगर सप्लाई कम है तो भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। चलिए जानते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रीज कैसे कैलकुलेट करती हैं। वैसे सभी कंट्रीज में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन को देखा जाता है और साथ ही 2012 से इंडिया में भी अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करा जाता है। आप चार्ट में देख सकते हो, हम सबसे ज्यादा हाउसिंग में खर्च करते हैं, जिसमें रेंटेड हाउसेज आ गया, होम मेंटेनेंस और होम लोन आ गया जब हम किसी घर को खरीदते वक्त लेते हैं। इसके बाद 18% खर्चा ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है और 14% फूड एंड बेवरेजेस पर। ये जो CPI की वैल्यू होती है वो हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट से समझते हैं। इसकी पूरी PDF आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो CPI की बेस वैल्यू 100 ली गई है
अगर हम फूड एंड बेवरेजेस की बात करें, अर्बन एरिया में 180 है। इट मीन्स जो फूड और बेवरेजेस 100 में आप खरीद रहे थे उनकी वैल्यू अब 180 हो गई है। रूरल में देखें तो 173 है। और अगर हम ओवरऑल दिल्ली की महंगाई देखें तो 163 रुपए 90 पैसे है। ऐसे ही आप अलग अलग स्टेट्स की वैल्यू देख सकते हैं। हमने इन्फ्लेशन को समझ लिया है, उसके रीजंस को देख लिया और ये कैसे हमको इम्पैक्ट करता है इसको भी देखा। अब आप सोच रहे होंगे इन्फ्लेशन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, तो आखिर कितना इन्फ्लेशन का रेट हेल्दी हो सकता है? तो ये अगर 2% से 4% तक हो तो ये एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट माना जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। आपने न्यूज़पेपर और न्यूज़ में अक्सर ये न्यूज़ सुना होगा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। आरबीआई को इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाने पड़ते हैं जिससे मार्केट में पैसा कम सर्कुलेट हो और लोग लोन्स कम लें, जिससे इन्फ्लेशन कम हो। लेकिन गवर्नमेंट हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती है, लाइक ऑयल प्राइसेस, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। तो हमारे 2 टारगेट होने चाहिए। नंबर 1, हमारी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो, और नंबर 2, हमारी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करे। अगर इन्फ्लेशन 7% है तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें 12 से 15% तक रिटर्न मिले। दोस्तों, अमीर तो हर कोई होना चाहता है। अगर फ्यूचर में आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो और अपने लिए और अपने फैमिली के साथ एक कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो आप हमारी 8 साइन की आप फ्यूचर में करोड़पति होंगे या नहीं, ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।